नमस्कार, स्वागत है आपका सक्षम अकादमी में एक बार फिर से। और आज हमारे पास है जो सैटरडे का टारगेट टेस्ट हुआ था, भारत का भूगोल पार्ट फर्स्ट। जो लोग भी लगातार सक्षम अकादमी से ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हैं तो वो भी, और साथ साथ में जो लोग आपका नहीं भी जुड़े हैं, यूट्यूब पर सॉल्यूशन वगैरह देखते हैं, तो अगला टारगेट आपका फिर से इंडियन ज्योग्राफी का ही। जो लोग आते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन वो आपको टारगेट मिल जाएगा। जो भी टॉपिक्स छूटे हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी से वो आपको अगले टारगेट यानी जो आने वाला सैटरडे का भी होगा तो उसमें वो आपको टेस्ट मिलेगा। उसकी तैयारी करते रहें, खासतौर पर कांस्टेबल वालों के लिए। भाई देखो, अभी जो 2-2.5 महीने का समय है वो रटने वाला समय है। अभी आप सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे ना किसी इंस्टीट्यूट वगैरह में, आप ठीक है, लेकिन उसको एक बार 2.5 महीने में वैसे तो कुछ भी नहीं होने वाला एक हिसाब से अगर देखा जाए तो, ठीक है। तैयारी होती काफ़ी टाइम पहले से। अब यहाँ पर क्या है कि 2.5 महीना है, चलो ठीक है, हाथ पांव तो मार रहे हैं, फिजिकल तो निकल गया, तो अभी आपको क्या करना है कि रटने वाला काम करना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट जो भी लोग जुड़े हैं लगातार पुराने सॉल्यूशन देखते रहो, फिर अगले पेपर में जो भी आ रहा है उसके हिसाब से जो चीज़ें हो चुकी। देखो, कोई भी पेपर है, अगर उसमें कोई चीज़ आए, ये पेपर माना है आपके पास अभी, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ी, आपको टफ लगे, लेकिन इस पेपर के बाद वो अब इतना रिवीजन हो जाना चाहिए कि वो टफ नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो भाई रिवीजन करें लगातार, और टारगेट टेस्ट जो हो रहे हैं उनको टारगेट करके अपने सब्जेक्ट खुद पूरे करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न था कथन कारण वाला कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो बेसिक चीजें हैं, ये आपका स्कूल टाइम में आपका सिखाई जाती हैं, ठीक है। जनसंख्या में दूसरा था, अभी भारत पहले नंबर पर आ गया है, ठीक है, ये आपको पता होगा। दूसरा कि भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार 32-14 है, 32-14 मिल जाएगा उत्तर से दक्षिण। और पूर्व पश्चिम की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 29-33 किलोमीटर यहां पर आपके पास ये लंबाई मिल जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर अब इस तरीके से ऑप्शन बने हैं। मुझे बताओ कि जो भारत का क्षेत्रफल है, क्या उसका कारण ये लंबाई है कि भारत जो है आपका उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, क्या इसलिए भारत का जो क्षेत्रफल है वो 7 है ना? वो तो पूरा ऑल ओवर क्षेत्रफल देखा जाए ना, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से थोड़ा ना देखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका देखो दोनों तो सही है, लेकिन वो आपका क्या है, स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो यहां पर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यहां पर आपका क्या कितना मिल जाएगा, 32,87,263 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्षेत्रफल। ये बेसिक सी चीजें हैं और आती हैं, कभी बेसिक चीजें आ जाए ना दिमाग घूम जाता, अरे मैं ये गलत कैसे कर सकता हूं। अब खुद की अस्मिता पर बात आ जाती ना कि नहीं तो गलत हो नहीं सकता, ठीक है, लेकिन होती हैं भाई चीजें, जब आप रिवीजन नहीं करोगे चीजों को, ठीक है, खुद को समझाया करो ना भाई, होती हैं, है ना। चलिए, सेकंड है कि भारतीय मानक देशांतर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ये हमने कई बार देखा हुआ है, जो भी लोग लगातार जुड़े, जो लोग नहीं भी जुड़े ना, पुराने पेपर देखते रहो सारे यूट्यूब पर। आपका यहाँ पर हमारे चैनल पर तो दुनिया भर के आपके पास टारगेट टेस्ट मिल जाएंगे, परीक्षा वाणी के मिल जाएंगे, आपका हिंदी का मिल जाएगा, जीएस के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो उनको बार बार रिवीजन करो। पहले तो बात करें मानक समय देशांतर की, तो विश्व भर का जो मानक देशांतर है वो है 0 डिग्री। ग्रीनविच रेखा जिसको कहा जाता है, ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती। भारत जो है हमारे पास पूर्वी देशांतर में बसा हुआ है। पूर्वी देशांतर की अगर हम बात करेंगे तो भारत बसा हुआ आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82 और आधा, और जो भारत की मानक समय रेखा है, ठीक है। अब इस मानक समय रेखा की हम बात करेंगे तो ये जो है 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। और उसके लिए हमने एक ट्रिक भी बनाई थी। क्या बनाई थी कि यूपी एमपी के 36 उड़े आंधी में, यूपी एमपी के 36 उड़े किसमें, आंधी में। और बहुत आसान था, यूपी से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़े से उड़ीसा, आंधी से आंध्र प्रदेश, ये आपको 5 राज्य यहाँ पर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपके पास अभी नहीं है, तो हमारे पास झारखंड आंसर हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं है। ऐसे ही हम भारत में कर्क रेखा जो आपके पास आती है उसकी बात करेंगे तो 8 भारतीय राज्य इसमें भी है। अलग अलग ट्रिक्स मिल जाते हैं, किसी ने आपका मित्र पर गमछा झार भी याद रखा हुआ है, यहाँ पर इस तरीके से भी याद रख सकते हो, गरम छजपत्रम, ठीक है, लिख लेना इनको। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं। क्वेश्चन आता है कौन सा राज्य नहीं है कर्क रेखा में। बहुत बार आपको उड़ीसा आंसर मिलेगा, हाल ही में भी आ चुका है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य आया है, ठीक है। तो बहुत आसान चीजें हैं, कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देखो ये सीक्वेंस ना राज्यों के हिसाब से, सबसे पश्चिम में, उसके बाद 2 चीज कॉमन मिलती है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ यहाँ भी है, और मध्य प्रदेश भी और छत्तीसगढ़ यहाँ भी है। लेकिन अगर बात आती है कि कर्क रेखा और मानक भारतीय समय रेखा जो है वो दोनों को एक दूसरे को कहाँ पर काटती है,
तो सूरजपुर कोई जिला है आपका कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे बघेलखंड का पठार आता है जो कि आपका एमपी और छत्तीसगढ़ में, और उस बघेलखंड के पठार में ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं। पठार के हिसाब से ये भी प्रश्न बनता है। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ पर हो गई, इनको रिवीजन करेंगे लगातार। तीसरा प्रश्न हमारे पास आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पहले कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कोमोरिन, मुख्य भूमि की बात कर रहा है, ये आपका जो ये है बस। ठीक है, ये श्रीलंका इधर आपके पास मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास जो मिलता है अंडमान निकोबार हमारा अलग हो जाएगा। मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण आपका कैप कोमोरिन, इसी को क्या कहा जाता है, कन्याकुमारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। दूसरे यहाँ ग्रेट निकोबार में स्थित है। भाई ग्रेट निकोबार में तो दक्षिणतम बिंदु मिल जाएगा क्या, इंदिरा पॉइंट, तो दूसरा वाला तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक सही है दूसरा गलत आपके पास मिल जाएगा। इंदिरा पॉइंट को ही आपका पार्सन पॉइंट या फिर इसी को पिगमिलियन पॉइंट भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ग्रेट निकोबार में आपका स्थित है, जो अंडमान निकोबार की मैं बात कर रहा हूं। फिर हम बात करेंगे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की। तो भाई दक्षिण के तो दोनों हो गए, मुख्य भूमि का आएगा तो आपका कन्याकुमारी, और सबसे दक्षिणतम आएगा तो इंदिरा पॉइंट। पूर्व की अगर हम बात करेंगे तो पूर्व में हमारे पास वालांगू मिल जाएगा। उत्तर में आपके पास क्या मिल जाएगा, इंदिरा कौल मिल जाएगा। पश्चिम में आपके पास सर क्रीक लाइन मिल जाएगी, ये यहीं पर आपका गौर माता। ठीक है, ऐसे वालांगू या कभी कभार यहाँ पर आपका कीविथू भी आ जाएगा। अरुणाचल सबसे इधर अरुणाचल में, आपको पता अरुणाचल पूर्व और पश्चिम जो बिंदु है भारत के, उनमें 2 घंटे समय का देश मतलब फर्क मिलता है मतलब। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 आता है कि भारत का पड़ोसी देशों के मध्य सीमा विस्तार को लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करने। देखो भारत जो सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो करता है आपके पास बांग्लादेश के साथ 40-96। उसके बाद 34-88 मिल जाएगा चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ आपके पास 33-23 मिल जाएगा 33-23, और नेपाल के साथ मिल जाएगा आपका सबसे कम इनमें से आपका 17-51। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 के हिसाब से ये आपका बन जा रहा था ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। और सीक्वेंस रहे याद ना रहे, क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट अगला। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल सही है। भारत और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण यानडूब, नहीं, यानडूब की जो संधि हुई थी ये आपके पास भारत और बर्मा, ब्रिटिश बर्मा युद्ध हुआ था आपका 1826 के आसपास, यहां पर आपके पास ये होता है, लेकिन किसके साथ, बर्मा के साथ, ये आपका चीन के साथ नहीं है। तो यहां पर भी आपका केवल एक क्या है, सही है। सही पूछा था तो केवल एक सही हो जाएगा। जो अगर हम बात करेंगे आपका भारत और चीन में तो वो तो मैकमोहन मिल जाएगी ना, और आगे प्रश्न है उसके बारे में भी शायद कहीं पर, तो उसको जरूर देखेंगे। ठीक हो जाएगा। चलिए अब यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगी स्थल सीमा। अगर हम जल सीमा की बात करेंगे, जल सीमा, तो आपके पास यहाँ पर कितना मिल जाएगा 7,516.6। एक पेपर में ये सीधे 7,517 भी आया हुआ है। 0.5 से ऊपर सीधे अगली संख्या राउंड फिगर करके आपको मिल जाएगी। लेकिन ये जल सीमा सभी द्वीपों सहित टोटल है। अगर आती है भारत की कुल मतलब मुख्य भूमि की तटीय रेखा, ठीक है, मुख्य भूमि की तट रेखा की अगर हम बात करेंगे तो 6100 किलोमीटर आ जाएगी। बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। हमारे पास 9 भारतीय राज्य हैं जो समुद्र से टच हुए हैं, समुद्री रेखा बनाते हैं, और सबसे ज़्यादा उनमें से गुजरात हो जाएगा, सबसे कम गोवा, लेकिन सबसे कम दक्षिण भारतीय राज्य आएगा तो आपके पास आंध्र प्रदेश आ जाता है। कई बार दिमाग में बस सीधे सीधे क्या जाता है, तमिलनाडु ना, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपका 6 आता है कि भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा के मध्य, यानी ये आपका सुमात्रा और निकोबार के मध्य की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपका 6 डिग्री चैनल बसता है, जिसको क्या भी ग्रैंड चैनल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री, 10 डिग्री। पहले 8 डिग्री की बात करेंगे तो हमने ये भी रखा था याद, यहाँ पर क्या, मामी लामी छोकार, इस तरीके से 8 9 10 में मामिलामी छोकार। मालदीव और मिनिकोई के बीच में 8 डिग्री, ये डिग्री का मतलब क्या है,
ये अक्षांश रेखाएं, भारत समस्त भारत उत्तरी अक्षांश में है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है वो मालदीव मिनिकोई के बीच में, 9 डिग्री लक्षद्वीप मिनिकोई के बीच में, 10 डिग्री छोटा अंडमान कार निकोबार, या फिर सीधे सीधे अंडमान और निकोबार आ जाएगा। कोको स्टेट की बात करेंगे तो कोको आपके पास क्या आ जाएगा, अंडमान द्वीप समूह प्लस कोको द्वीप। जो कोको द्वीप है ना, ये कोको द्वीप मिल जाएगा किसका, म्यांमार का। हम भारत म्यांमार कह सकते हैं, अंडमान निकोबार म्यांमार कह सकते हैं, अंडमान उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कोको स्टेट आपका मिल जाएगा। डिग्री चैनल की बात करेंगे तो 11 डिग्री और मिलता है। 11 डिग्री में हमने क्या देखा, जो लोग लगातार भाई प्रैक्टिस सेट में ये हो रखा बहुत बार, लक्षद्वीप को 2 भागों में। अब यहाँ पर नहीं भी पढ़ा आप लोगों ने, लेकिन अब ये टॉपिक क्लियर होते होते आगे के टेस्ट पेपरों में जो संस्थान में हो रहे हैं वहाँ पर अगर भारत के भूगोल से प्रश्न आते हैं वो अब गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लक्षद्वीप को 2 भागों में बांटता है। ऐसे हमारे पास 16 डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है। 16 डिग्री क्या है, जो पश्चिमी घाट है, यानी पश्चिमी घाट को क्या कहा गया, सह्याद्री पर्वत कहा गया। ये सह्याद्री को 2 भागों में बांटने का काम करता है, ठीक। फिर हमारे पास विश्व के परिप्रेक्ष्य में 38 आता है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया दोनों कोरिया को जोड़ेगा। 49 आता है जो यूएसए प्लस कनाडा के मध्य आपका स्थित मिल जाता है। तो ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण अक्षांश वगैरह रेखाएं जो है पूछी जाती हैं, जो देशों के मध्य या राजनीतिक शक्तियों के मध्य आपके पास आती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन आप लोगों ने करना। आदम का ब्रिज श्रीलंका और भारत के मध्य, बिल्कुल आदम का ब्रिज मिल जाएगा जो आपका भारत में रामेश्वरम से आपका स्थित मिल जाएगा और आपका श्रीलंका तक, ठीक है। राम सेतु वगैरह जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें। कर्क रेखा 8 राज्यों से हम देख चुके हैं। डंकन पास भारत और मालदीव, जो डंकन पास है वो भारत और मालदीव के मध्य नहीं है, ठीक है। ये उत्तरी अंडमान नहीं, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, दक्षिणी व लघु अंडमान के बीच में स्थित है। और भारत और मालदीव, वही अभी मालदीव आपका 8 डिग्री देखा था ना, मालदीव और मिनिकोई, तो मालदीव तो देश हो गया और मिनिकोई भारत, जो आपका लक्षद्वीप के समूह के अंतर्गत मिनिकोई मिल जाता है, उसके बीच में आपके पास क्या मिल जाएगा, 8 डिग्री मिल जाएगा। ये फिर ध्यान रखना कौन सा, भारत और मालदीव वाला। तो बाकी तो ठीक है, म्यांमार के साथ पटकाई की पहाड़ियाँ आपके पास आ जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट आता है कि चीन और अरुणाचल के मध्य, तो बस इसी की मैं बात कर रहा था। चीन और अरुणाचल कहें या भारत और चीन के मध्य कहें, तो ये आपके पास हो जाएगी कौन सी, आपका मैकमोहन रेखा आपके पास हो जाएगी। मैकमोहन रेखा की अगर हम बात करेंगे तो 1914 में इसका निर्धारण होता है। डुरंड रेखा आपका 1896 में तत्कालीन भारत और अफगानिस्तान के मध्य है, और वर्तमान में तो ज़्यादा ये भारत में मिलती नहीं, भारत पाकिस्तान के मध्य मिल जाएगी। और सर क्रीक तो गुजरात वाली आपके पास मिल जाएगी भाई, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो हमारे पास और कौन सा नहीं करता है, हरियाणा नहीं करेगा, ठीक है। आपके पास राजस्थान, पंजाब, गुजरात 3 राज्य मिल जाएंगे। 2 केंद्र शासित प्रदेश JNK और लद्दाख यहाँ पर मिल जाएगा। भाई मैपिंग करें खासतौर पर, जैसे आपका JNK लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ना, तो मैपिंग करें इन चीज़ों की, कौन सा क्षेत्र कहाँ पर लद्दाख के अंतर्गत है, कौन सा JNK के अंतर्गत रहा गया। चीन से सीमा बनाते हैं भारत के डैश डैश, तो चीन से सीमा बनाने वाले अगर हम बात करें तो भारत के हमारे पास क्या है कि 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर राज्यों की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, हमारे पास सिक्किम मिल जाएगा और अरुणाचल मिल जाएगा। और साथ साथ में अब देखो यहाँ पर JNK नहीं है, केवल कौन है, लद्दाख हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर 4 राज्य हैं और लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश इकाई है जो चीन से सीमा बनाती है, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तारित है। किसी भी देश की जो जल सीमा से आपका संबंधित देश है, माना ये भारत है, तो इसका आंसर से 200 समुद्री मील है, ठीक है। भारत ही है और यहाँ पर आपके पास क्या है कि 3 सीमाएं दी गई हैं। एक जो सीमा है भारत के तटवर्ती जो सीमा है, ये आपका अगर 12 नॉटिकल मील की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, इसको कहा गया आपका किसी देश की प्रादेशिक सीमा, देश की प्रादेशिक सीमा। और प्रादेशिक सीमा में उस देश को समस्त सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। फिर जो है आपका समुद्र में थोड़ा और दूर लंबाई तक की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये जो सीमा है इसको कहा जाएगा आपका संलग्न क्षेत्र की सीमा। संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील तक का होता है। और यहाँ पर जो है ना आपका संलग्न क्षेत्र की बात करेंगे, साफ सफाई
कर वसूलना और अन्य व्यावसायिक कार्य वगैरह यहाँ तक जो है भारत या कोई भी देश कर सकता है। उसके बाद आता है आपके पास थोड़ा और दूरी तक का, तो ये आ जाएगा आपका जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, जो यहाँ पर 200 नॉटिकल मील की बात करता है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपका अनुसंधान, इस क्षेत्र के अंतर्गत जो है भारत या कोई भी देश अनुसंधान वगैरह या आपका रिसर्च वगैरह जो है, नए द्वीपों का निर्माण, ठीक है, नए द्वीप वगैरह का निर्माण इस बीच में कर सकता है और इसके बाहर फिर उसकी सीमा कुछ भी नहीं होती। ठीक है, कई सारे देश आपका इसी के अंतर्गत आ जाते हैं जो आपका अलग नज़दीक के देश हैं, और इसीलिए तो विवाद भी होता रहता है ना। आपने देखा होगा कि हमारे पास कई बार श्रीलंका के साथ विवाद हो जाता है कि कुछ मछुआरे श्रीलंका पकड़ के ले जाती है भारत के, कुछ भारत पकड़ के लेके आ जाता है श्रीलंका के मछुआरों को। ऐसे ही बांग्लादेश के साथ होता है। ठीक है, तो बहुत ही विवादित आपका ये सीमाएँ रहती है, लेकिन जहाँ पर जैसे अगर कहीं पर स्वतंत्र क्षेत्र है तो वो पूरा क्षेत्र आपका अलग अलग सीमाओं में बांटा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक सीमा, 24 संलग्न क्षेत्र आ जाएगा और अनन्य आर्थिक क्षेत्र आ जाएगा आपका, इकोनॉमिक जोन जो है आपका 200 मीटर तक। ठीक है, चलिए अगला 12 आता है कि ऑर्कियन चट्टानों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। देखो ऑर्कियन है ना, तो ये ऑर्कियन समूह भारत में सबसे प्राचीनतम समूह है, मानव के निर्माण से पहले किए। जब मानव के निर्माण से पहले की है, जीव जंतु के निर्माण से पहले की है, तो भाई इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं, ये तो पहले से ही बनी है। जीवाश्म जो मरा होगा वो तो फिर नई चट्टान जो बनेगी उसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये पहले से है, इसमें आपका जीवाश्मों की उपस्थिति नहीं है। बाकी ध्यान रखना, पृथ्वी ठंडा होने के फलस्वरूप, अब आपको पता ही है पृथ्वी का प्रोसेस वगैरह, सूर्य तारा था, उससे जो आपको विखंडन हुआ तब जाके अलग अलग ग्रह बने, इस तरीके जो भी कुछ चीज़ें हैं निःशिष्ट प्रकार की चट्टानों से बना है, और न मूल रूप जो है इसका धीरे धीरे क्या है वो नष्ट हो चुका है। अगला प्रश्न है, जो लोग भाई आपका ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए, यहाँ पर आपका नहीं जुड़ा हुआ था, तो इस प्रश्न में नहीं होना था यार, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आप किसी ने शायद बताया भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसको यहाँ पर क्लियर कर दें जो भी लोग आपका आते हैं। यहाँ पर हम तक सही कथन कौन सा है, तो सही कथन की बात करें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्राचीनतम परतदार चट्टानें, बिल्कुल भाई परतदार है, प्राचीन है। धारवाड़ क्रम के जीवाश्म का अभाव होता है, ये भी बिल्कुल सही है। धारवाड़ और आर्केनिया पुरानी चट्टानें हैं। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, ये भी बिल्कुल सही है। विश्व भर का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत की अगर हम बात करेंगे, फोल्ड माउंटेन की, तो वो आपका अरावली मिल जाएगा। भले वर्तमान में धीरे धीरे ये आपका अवशिष्ट में हो चुका है। फोर्थ, आर्कियन क्रम की चट्टानों के निक्षेप के फलस्वरूप इन चट्टानों का निर्माण, पहले आर्कियन थी, उसके बाद ये मिल जाती है, और आर्कियन के बाद जब निक्षेप हुआ तो उसके बाद इनका निर्माण होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर 1 2 3 4 सभी के सभी सही थे। यहाँ पर ध्यान रखना, प्रश्न में वहाँ पर नहीं था तो नहीं होना चाहिए था। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आता है, खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक जो आपका महत्वपूर्ण चट्टान है। कई बार क्वेश्चन आपके पास आता है कि धारवाड़ चट्टान जो है ना, भारत में अधिकतर या फिर हम कहें कि जो सभी धातुएं प्राप्त होती हैं वो आपका होती हैं किस में, धारवाड़ चट्टान में। क्वेश्चन बहुत बार आता है, कभी इसकी लैंग्वेज क्या आ जाती है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चट्टानी क्षेत्र या कौन सी चट्टानें आर्थिक दृष्टि से संपन्न है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न तो तभी है ना जब खनिज वगैरह वहां पर काफी मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका गोंडवाना मिलता है, तो गोंडवाना बिटुमिनस, ये तो शायद आपका परसों पेपर में भी था, ये बिटुमिनस कोयले के लिए, बिटुमिनस कोयला के लिए प्रसिद्ध आपके पास गोंडवाना मिल जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे इनका जो भी सीक्वेंस वगैरह रहने वाला है। भारत में गोलकुंडा, अच्छा गोंडवाना चट्टान के संबंध में सही कथन का चयन करें, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या पता है, अभी मैंने इससे पहले पढ़ा कि गोंडवाना चट्टान में क्या होता है, कोयला होता है। चौथा तो बिल्कुल सही है, अब जब चौथा सही है तो कम से कम एक बाहर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर आपका, तो ये कह रहा है कि गोंडवाना चट्टान का निर्माण पराविंध्यन से। अब इनका सीक्वेंस अगर हम देखेंगे ना, तो जैसे अपनी ऑर्कियन से बनी थी, कौन सी आपका ऑर्कियन से आपके पास यहाँ पर बनी थी आपका जो आपका ऑर्कियन से धारवाड़ बनी थी, है ना, इस तरीके से सीक्वेंस देखेंगे इसका भी। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर क्या है कि विंध्य चट्टान, तो विंध्य के बाद बनती है, तो बिल्कुल पराविंध्यन, विंध्य के बाद। यह देश की सबसे पुरानी परतदार चट्टान है भाई। इससे पहले तो हम पुरानी चट्टान पढ़ चुके हैं ना, सबसे पुरानी परतदार चट्टान अभी इससे पहले तो थी, किसके लिए कहा गया था, धारवाड़ के लिए। धारवाड़ को सबसे पुरानी कहा गया था, और ये अत्यंत धात्विक है। और अभी हमने खनिज के लिए कौन सी देखी थी, खनिज के लिए भी आपके पास धारवाड़ देखी थी, तो ये 2 तो धारवाड़ के लिए, तो 1 और 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर मिल जाता है। 6 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी लघु हिमालय में स्थित नहीं है, तो भाई देखो नागटिब्बा, ये मसूरी वाला मिल जाएगा, पीर पांजाल, धौलाधार, कंचनजंगा, इसमें कंचनजंगा आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा जो है ये आपका बृहद हिमालयी क्षेत्र की जो श्रेणी है वो आपके पास मिल जाती है। ठीक है, चलिए
अगला चलेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ध्यान से देखना इस चीज को कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश में स्थित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण, ये सही कराया था, सभी को सही कराया होगा। जो भी लोग आपका ऑफलाइन थे, ऑनलाइन में अगर नहीं हुआ है तो इसको कर देना, ठीक है। यहाँ पर शिवालिक था तो थोड़ा सीक्वेंस नहीं बन रहा था। तो यहाँ पर सबसे ऊपर काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, धौलाधार। अब ये सीधे सीधा आंसर आपका 1 2 3 4 यहाँ पर मिल जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 में कि लघु हिमालय को बाह्य हिमालय से अलग करने वाली संरचना, और ये भी हमने कई बार देखी। फिर से अगर हम देखें तो ट्रांस हिमालयी क्षेत्र मिलता है, उसके बाद महान हिमालयी क्षेत्र मिल जाएगा, उसके बाद लघु या निम्न मिल जाएगा, फिर हमने यहाँ पर देखा शिवालिक क्षेत्र मिल जाता है, और फिर मिलता है यहाँ पर आपका गंगा का मैदान। देखो इस टॉपिक से बहुत बार प्रश्न आते हैं, खासतौर पे अगर मैं हरिद्वार आयोग की बात करूँ तो भाई हर दूसरे पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है। ये जो श्रेणियां हैं इनके मध्य जो है आपका भ्रंश रेखा है। सबसे पहले जो भ्रंश रेखा है उसको कहा गया सच्चर जोन या सच्चर सांगपो जोन, इसको कहा गया, जो ट्रांस हिमालय और महा हिमालय के मध्य। महान और लघु के बीच में आपके पास MCT या MCF, मेन सेंट्रल थ्रस्ट या मेन सेंट्रल फोल्ड, या फिर इसको कहा जाएगा आपका हिंदी में क्या, मुख्य सेंट्रल यानी केंद्रीय, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, ठीक हो जाएगा। फिर लघु और शिवालिक के बीच में आपके पास आ जाएगा क्या, MBT या MBF आपके पास आ जाएगा। M से हो जाएगा मुख्य, B4 बाउंड्री यानी सीमा, मुख्य सीमा भ्रंश रेखा इसको यहाँ पर कहा जाता है। फिर शिवालिक और मैदान के मध्य हमारे पास क्या मिल जाएगा, HFF हिमालयन फ्रंटल फोल्ड मिल जाएगा, या इसी को हिंदी में क्या मिल जाएगा, अग्र हिमालयी पाद रेखा इसको यहां पर कहा जाता है, ठीक हो जाएगा। अब ध्यान ये रखना है कि एक बार पेपर में आ चुका है कि MBT किस किस के मध्य है, और आंसर आया है लघु और शिवालिक से पहले यहां पर क्या भी मिलती है, संरचनात्मक घाटियां दून भी मिलती हैं, तो उसमें आंसर आ चुका है लघु हिमालय और दून के मध्य में। दूसरा उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आता है कि टिहरी बांध के मध्य से होकर गुजरने वाली भ्रंश रेखा MCT। चलिए वापस आते हैं, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, लघु और बाह्य के बीच में MBT, और MBT हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, तो आंसर हो जाएगा 3 वाला। और भाई लिख लें इन चीज़ों को, ठीक है, बहुत बार पेपर में आता रहता है, ध्यान रखेंगे। अलग में से अरुणाचल में स्थित नहीं है तो डाफला है, मिश्मी है, मिकिर ये जनजाति है, और मिकिर की अगर हम बात करेंगे तो मिकिर मुख्य रूप से आपका असम में मिल जाती है, ठीक है ना, बाकी तो आपका अरुणाचल की मिल जाएंगी। चलिए अगला चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है आपका 20 यहाँ पर आपके पास कहता है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। गलवान घाटी, लद्दाख, कई सारे चीन के साथ संघर्ष वगैरह यहाँ पर लगातार चलता रहता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख में। नेलांग तो आपको पता है उत्तरकाशी में हो जाएगा। चुंबी हो जाएगा सिक्किम में। जो जुकू घाटी है ना, जुकू घाटी मुख्य रूप से आ जाएगी कहाँ पर, नागालैंड में, ठीक है। नागालैंड और मणिपुर में वैसे ही आपके पास मिल जाएगी, मणिपुर, लेकिन मुख्य रूप से नागालैंड यहाँ पर आपको ध्यान रखना है भाई। अगला चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट अगला, कि निम्नलिखित में पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित दर्रा नहीं है, पूर्वोत्तर में नहीं है। देखो पूर्वोत्तर राज्य की अगर हम बात करें, पहले हम बात करें दिफू, लिखापानी और बोमडिला, ये तीनों अरुणाचल में है, ठीक है। और बारालाचला आ जाएगा आपका कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि बारालाचला फिर आपका नॉर्थ ईस्ट का नहीं मिलता है। अगला है कि निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा नहीं है, तो जैमू हो जाएगा सिक्किम में। जो जैमू है ये कंचनजंगा का हिस्सा है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मिलाम ग्लेशियर तो बस सीधे सीधे आंसर हो जाएगा, नहीं तो बहुत आसान है उत्तराखंड के लिए भाई। सतोपंथ उत्तराखंड में हो जाएगा। बालटोरा ग्लेशियर लद्दाख क्षेत्र में आपका आ चुका है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, कि पूर्वी तटीय प्रदेश में स्थित प्रमुख डेल्टा का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या होगा। इस डेल्टा का उत्तर से दक्षिण अगर हम क्रम देखेंगे तो उत्तर से सबसे उत्तर में आपके पास आ जाएगा महानदी, फिर आपका गोदावरी आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका कृष्णा, फिर आ जाएगा आपका कावेरी। तो कावेरी तो लास्ट में है, चौथा लास्ट में कहाँ पर, देखो सीधे सीधे लास्ट में। अगर आपको एक भी पता है ना, तो ऐसे प्रश्न ऐसे होते हैं कि कावेरी आ रहा लास्ट में, एकमात्र ऐसा विकल्प है जिसमें कावेरी लास्ट में, ऑप्शन नंबर 2 सीधे सीधे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24, कि निम्नलिखित में से सही युग्म कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तरी अंडमान, देखो माउंट सेडल मिल जाएगा, इसमें माउंट डियोवोली की अगर हम बात करेंगे तो आपका मध्य अंडमान में मिल जाएगा, तो एक दूसरे के अपोजिट मिल जाएंगे। अब माउंट कोयोबो है दक्षिणी अंडमान में, और धुलियार है ग्रेट निकोबार में। आप सभी को पता होगा कि समस्त अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सेडल, लेकिन केवल निकोबार जो दक्षिण वाले हैं, निकोबार की बात आती है तो माउंट धुलियार मिल जाएगा। तो देखो पहला दूसरा तो आपका अपोजिट थे, तो 2 गलत हैं, आपको सही ढूंढना है। और सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास इसका सही उत्तर आ जाता है।
ठीक हो जाएगा भाई। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 आता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, आपको पता है एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? हमारे पास एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी मिल जाएगा जो आपके पास क्या है, बैरन, और बैरन मिल जाएगा आपके पास मध्य अंडमान में। उत्तरी अंडमान में भी है, उत्तरी अंडमान में नारकोंडम ज्वालामुखी मिल जाएगा, और इस ज्वालामुखी की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है आपका प्रक्षुप्त मिल जाएगा, सुषुप्त ज्वालामुखी मिल जाएगा। बैरन भी वैसे आपका ठंडा ही था, लेकिन अभी कुछ सालों पहले इसमें उद्गार हुआ है, तो अब इसको क्या है सक्रिय की श्रेणी में लाया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अगला चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। खारदुंगला दर्रा विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। भाई अगर यहां पर हम बात करेंगे कि सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य, तो अभी नया मोटर वाहन जो है भारत का ही उमलिंगला, ठीक है, उमलिंगला दर्रा भारत का हो जाएगा। अगर इससे पहले का क्वेश्चन ये था कहीं पर किताबों में, तो इसलिए हिसाब से तो इसके सभी आंसर थे, लेकिन अगर हम अब वर्तमान की बात करेंगे तो हमारे पास उमलिंगला दर्रा मिलता है, ठीक है। ये 18,380 था, ये 19,300 फीट ऐसा कुछ करके यहां पर आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मीटर में रहता है जो पर्वतों की हाइट रहती है। अब ये मैं सोच रहा हूँ 19,000 तो यार एवरेस्ट की तो 8,848 थी, 19 कैसे हो गया, वो मीटर में है, ये फीट की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर लेना जो भी कुछ होगा, तो ये हो जाएगा। और हाँ बाकी दोनों बिल्कुल सही हैं, तो 2-3 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएंगे और पहला। लेकिन हाँ मैंने कहा ना वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में ये आंसर है, लेकिन जिस समय ये क्वेश्चन आया तो वहाँ पर इसके सभी आंसर मानेंगे, क्योंकि इससे पहले बिल्कुल खारदुंगला ही मिल जाता है। चैनानी नासरी सुरंग किस मार्ग पर है? तो ये आपका श्रीनगर जम्मू में मिल जाएगा भाई। चैनानी और नासरी दो यहाँ पर आपका पर्यटक स्थल हैं, 2 स्थल हैं, इनके मध्य ही आपका चल रहा है, तो इसको चैनानी नासरी कहा गया है। और इसी के मध्य में जिस शिखर से या जिस क्षेत्र से ये आपका सुरंग गुजरती है, उसी के ऊपर शिखर में या उसी के बाहर जो है आपका पत्नी टॉप भी एक आपके पास क्या मिल जाएगा, पर्यटक स्थल मिल जाएगा। तो इस सुरंग को पत्नी टॉप भी कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में इस सुरंग का जो नाम हो चुका है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो चुका है। क्या हो गया है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ पर इस सुरंग का अब नाम हो चुका है, ये ध्यान रखेंगे। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 28 कि निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है। अब ये बहुत आसान था, लेकिन थोड़ा सा देखो इसका आंसर फोर्थ है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ, बिस्ट बना, बिस्ट, बी से व्यास, स से सतलज, षष्ठ से सतलज बना हुआ, ठीक है। बा से व्यास फिर से, और री से रावी। रचना की अगर हम बात करेंगे तो रा से रावी और चना से चिनाब हो जाएगा। चाज की बात करेंगे, चा से चिनाब और जा से झेलम, लेकिन यहाँ पर सिंधु के मध्य है ना, ये इसको गलत करता है ऑप्शन को। बाकी सब बहुत अच्छा था यहाँ पर, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे भाई लगातार। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से गंगा के मैदान में पाए जाने वाले गर्त का उदाहरण नहीं है। गंगा का जो मैदानी भाग है वहां पर कई सारे गर्त, गड्ढे वगैरह मिल जाते हैं, खासतौर पर जैसे विहार वगैरह क्षेत्र में, तो इसको जल्ला, टाल या बील कहा गया। चौस की अगर हम बात करेंगे आंसर हो जाएगा। और जो पंजाब क्षेत्र है, पंजाब में जो शिवालिक श्रेणियां मिलती हैं, पंजाब में शिवालिक की तलहटी पर स्थित जो मैदान मिलते हैं ना, इन मैदानों को कहा जाता है क्या? चौस, ठीक। तो ये भी भाई महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना इस चीज़ को। थोड़ा सा डीप में हो जाती हैं चीज़ें, लेकिन जरूरी है, कभी अगर आ जाए तो रिवीजन बस करो। अब तो ये मैंने बताया ना, अब आपके पास ये प्रश्न आ चुका है, तो अब ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला चलते हैं, फिर यहाँ पर भी आपका कुछ इसी तरीके से था कि शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली क्षारीय एवं लवणीय मृदा। शुष्क प्रदेश में क्या होता है कि जहाँ पर हम अधिक मात्रा में क्या कर देते हैं, अधिक मात्रा में सिंचाई कर देते हैं। रेह और कल्लर भी वैसे इसको कहा जाता है कि जब क्या होता है किसी क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई के लिए जल का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है कि वो मिट्टी रेतीली वगैरह होती जाती है, और वहाँ पर क्योंकि मिट्टी तो धीरे धीरे बह रही है सिंचाई वगैरह के साधनों में, पानी वगैरह में, लेकिन वहाँ पर धीरे धीरे क्या मिट्टी क्या है, लवणीय हो जाती है। तो ऐसे मैदानों को रेह कहा जाता है। ये बांगर में मिलता है, और ये भी भूड़ भी आपका बांगर का ही हिस्सा मिलता है, जो पुरानी जलोढ़ होती है, मतलब, ठीक है। ये भूड़ भी ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन भूड़ में भी क्या हो जाता है, ऊपरी सतह का क्षरण मिलता है, ठीक है। कुछ मैदान मिलते हैं जहां पर आपका ऊपरी सतह का क्षरण हो जाता है, कुछ बांगर मैदानों में, उसको यहां पर भूड़ कहा जाता है। 4 का देखना पड़ेगा। लेकिन फिर आपका द्वार की बात करेंगे तो द्वार जो है आपका दार्जिलिंग क्षेत्र में, दार्जिलिंग में पहाड़ी तलहटी पर, पहाड़ी तलहटी कहें या फिर यहाँ के जो तराई क्षेत्र मिलते हैं ना,
इन मैदानों को यहाँ पर आपका क्या कहा गया, द्वार कहा गया है। कहाँ पर, दार्जिलिंग क्षेत्र में। अगला चलेंगे भाई 31 में, निम्नलिखित में से बघेलखंड के पठार का विस्तार, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि ये आपका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसी पठार में कर्क रेखा और जो मानक भारतीय समय रेखा वह एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये अभी हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मिल जाएगा, निम्नलिखित में से महान भारतीय जल विभाजक रेखा, तो ये तो आपका सीधे सीधे आपका अरावली मिल जाएगा। हमारे पास हमने कई बार देखा हुआ है कि अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव, मध्य भारत में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं। इस तरीके से इनका विस्तार मिल जाएगा राजस्थान, दिल्ली वगैरह के क्षेत्रों में, एमपी व मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि इसको कभी इसका अगर सीक्वेंस आता है कि उत्तरी से दक्षिणी सीक्वेंस लगाइए या जो भी कुछ चीज़ें हैं। हमने याद रखा था कि आर्मी में, भारतीय सेना में एक मेडल दिया जाता है, अति विशिष्ट सेवा मेडल, AVSM के नाम से, पता क्या आपको लोगों को। तो यहाँ पर इस तरीके से ध्यान रखना, A4 हमारे पास क्या मिल जाएगा, अरावली पर्वत हो जाएगा, V से हो जाएगा आपका विंध्या पर्वत, S4 सतपुड़ा हो जाएगा और M महादेव। महादेव पहाड़ी वैसे अगर हम मुख्य रूप से बात करेंगे तो ये भी सतपुड़ा का ही हिस्सा मिल जाता है। इसके मध्य यहाँ पर आपके पास मिल जाती है ताप्ती नदी जो कि पश्चिम में बहती है, यहाँ पर भी पश्चिम में बहने वाली नर्मदा नदी, और यहाँ पर मिल जाएगा आपके पास कौन सा पठार, मालवा का पठार। अब इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन बन चुका है कि मालवा का पठार किन दो के मध्य है, तो अरावली विंध्याचल के मध्य मिल जाएगा। फिर आपका आता है कि नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो सतपुड़ा हो जाएगा। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी, ध्यान रखना। विंध्य की आपका सद्भावना शिखर कोई मिलता है, अरावली का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर मिल जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना ये आपका जो अरावली है इसको महान विभाजक, कि इसके इधर वाला जो है पूरा गंगा वगैरह का क्षेत्र आ जाएगा, इसके ऊपर जो आपका है तो वो आपका पंजाब वाला सिंधु का जो क्षेत्र पूरा विस्तार उसकी सहायक नदियों का वाला मिल जाएगा उत्तर में। ठीक है, तो भारत की महान विभाजक रेखा के रूप में यहाँ पर अरावली को ही माना जाता है। अगला है कि विंध्याचल का भाग नहीं, कौन सा ऐसा है जो विंध्याचल का भाग नहीं है। भंडारे नहीं था, वैसे तो ये आपका भांडेर की पहाड़ियां हैं, तो ये भी हैं, कैमूर भी है, और आपका मैकाले भी यहाँ पर आपके पास अगर हम बात करेंगे तो ये आपका नहीं मिलता। मैकाले की अगर हम बात करें तो मैकाले आपका अलग मिल जाएगा। ठीक है, अमरकंटक वगैरह हमने मुख्य रूप से देखा है। अगला आता है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, राजपीपला की पहाड़ी। राजपीपला की पहाड़ी हो जाएगा गुजरात में। इसके साथ दो आंसर थे। ठीक है, मैकाले भी आपका छत्तीसगढ़ में मिल जाएगा, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ अगर मेघालय की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपका कहीं और पर भी मिलता है। पारसनाथ की बात करें तो पारसनाथ भी झारखंड में ना, तो ये कुल मिलाकर आपका दो आंसर इसके थे, 1 और 3। ठीक है, पालनी तो तमिलनाडु पता होना चाहिए, तो आपका आसान है भाई। अगला चलते हैं कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का दर्रा नहीं है, तो पश्चिमी घाट दर्रा नहीं है ना। दक्षिण भारत या सह्याद्री पर्वत के पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे हमारे पास मिलते हैं। देखो, आपको याद रखना है, पहले तो महाराष्ट्र में 2 दर्रे मिलते हैं आपके पास, हो जाएगा थाल घाट और भोर घाट। दोनों में एक चीज कॉमन है, मुंबई। थाल है तो ये आपका मुंबई से नासिक, और भोर होगी जब मुंबई से कहाँ जाएंगे, पुणे जाएंगे। ऐसे ही 2 हमारे पास केरल में मिलते हैं। यहाँ पर केरल में आपके पास पाल घाट मिल जाएगा और सैन कोटा मिल जाएगा। आगे भी देखेंगे इन चीज़ों को, तो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, पाल की अगर हम बात करेंगे तो पाल ने कोको पिया, कोको यानी कोयम्बटूर से कोचीन, और सैन कोटा की बात करेंगे तो ये मदुरै से तिरुअनंतपुरम के मध्य आपके पास ये मिल जाएगा। लेकिन पश्चिमी घाट के नाम से कोई, हाँ ये तो पर्वत श्रेणी का नाम है पश्चिमी घाट। ठीक है, जिसके उत्तरी एक हिस्से को क्या कहते हैं, सह्याद्री भी कहा जाता है। अगला चलेंगे आपका 36 में कि निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म छांटिए। अन्नामलाई की पहाड़ी अनाईमुड़ी, नीलगिरी की पहाड़ियों में है डोडाबेटा, मेघालय की पहाड़ियों अमरकंटक। ठीक है, जवादी की पहाड़ियों की अगर हम बात करें, देखो जवादी तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु के क्षेत्र में, लेकिन अरामाकोंडा ना पूर्वी घाट का ही मिल जाएगा ये भी, और ये आपका आंध्र प्रदेश में मिल जाता है। ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट अगला चलेंगे आपका 37 पे कि निम्नलिखित में टोडा जनजाति है, तो आपको पता ही है टोडा आपका नीलगिरी में मिल जाएगा। नीलगिरी सेवराई की पहाड़ियाँ दोनों के दोनों आपके पास कहाँ पर मिल जाएंगे, आपका तमिलनाडु में। और वेलिकोंडा और पालकोंडा ये आपका फिर से कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, पूर्वी
घाट जो पर्वत श्रृंखला है उसका हिस्सा आपके पास ये दोनों के दोनों मिल जाते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला आता है 38 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। शिवकिला हिमाचल, ठीक है, शिवकिला से आपका सतलज नदी का प्रवेश भी मिलता है। लिपुलेख उत्तराखंड में, मानसरोवर यात्रा के लिए ब्यास घाटी जो मिलती है वहाँ पर ही मिल जाएगा। बनिहाल कश्मीर में मिल जाएगा, जो जवाहर सुरंग वगैरह मिल जाते हैं यहाँ से। रोहतांग की बात करेंगे तो रोहतांग भी आपका हिमाचल प्रदेश में मिलता है, तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 39 में कि नेपाल हिमालय का विस्तार, और ये बहुत आसान है, बहुत बार हम इसको देख चुके हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर नहीं बस अलग से देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले नदी मिल जाएगी कौन सी, पश्चिम में सिंधु नदी। सिंधु के बाद हमारे पास सतलज नदी मिल जाएगी। सतलज के बाद हमारे पास कौन सी नदी मिल जाएगी, काली नदी मिल जाएगी। काली नदी के बाद हमारे पास क्या मिल जाएगा, तिस्ता नदी। और तिस्ता नदी के बाद हमारे पास बच जाएगी दिहांग। दिहांग नदी है, दिहांग को हम ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जानते हैं, मतलब कहीं पर दिहांग की जगह पर क्या आ जाएगा, आपको ब्रह्मपुत्र नाम भी आपको मिल जाएगा। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहले तो यहाँ पर एक नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आपका सिंधु सतलज के बीच में, इसको कश्मीर हिमालय या इसी को पंजाब हिमालय भी कहा गया है। ठीक है, सतलज और काली के बीच की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास इसको कुमाऊं क्षेत्र है, तो कुमाऊं हिमालय। काली तिस्ता के बीच में आपके पास क्या मिल जाएगा, नेपाल हिमालय। और तिस्ता और दिहांग के बीच में आपके पास क्या मिल जाएगा, असम हिमालय। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है भाई, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। अब यहाँ पर नेपाल की बात करें तो नेपाल, काली और तिस्ता हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। कश्मीर हिमालय से पर्वत चोटियाँ जो आएंगी तो वो आसान हो जाएंगी, पीर पंचाल लद्दाख वगैरह जो भी कुछ यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जो आपका करेवा घाटियाँ हैं, जो आपका जाफरान यानी केसर वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, वो कहाँ मिलती है, तो यहाँ पर मिल जाएंगी। नेपाल हिमालय की बात बाद में करते हैं। असम, असम में ना एकमात्र आपके पास क्या आ जाएगा, नामचा बरवा। आगे भी देखेंगे इसको, नामचा बरवा पहाड़ी आ जाती है। और कई बार ब्रह्मपुत्र के परिप्रेक्ष्य में कथन आ जाएगा कि ब्रह्मपुत्र जो है नामचा बरवा में यू टर्न बनाकर भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो नेपाल हिमालय से श्रेणियाँ पूछी जाती हैं। आगे भी प्रश्न में है तो यहीं पर उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ध्यान रखना धौलागिरी मिल जाएगा। धौलागिरी के बाद आपके पास अन्नपूर्णा मिल जाएगा। फिर आपके पास एवरेस्ट जो सबसे ऊंची है। फिर आ जाएगा आपके पास यहाँ पर माउंट मकालू। और फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कौन, कंचनजंगा आपके पास मिल जाता है। ठीक है, अब पूर्व से पश्चिम इनका क्रम आ जाएगा, तो बस इस तरीके से ये पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगा कंचनजंगा। क्वेश्चन आता है कि कंचनजंगा कहाँ स्थित है। हम सोचते हैं यार नेपाल में तो है नहीं, हम देश के हिसाब से सोचते हैं ना। आपको जब हिमालय का विभाजन आएगा तो देश के हिसाब से नहीं सोचना है, ध्यान रखना है। क्योंकि नेपाल हिमालय केवल नेपाल देश में नहीं है, जो सिक्किम वाला जो ये क्षेत्र है ना कंचनजंगा वाला, ये भी नेपाल में है। ठीक, तो भाई ध्यान रखना है इसका। आगे चलते हैं। फिलहाल क्वेश्चन नंबर हमारे पास आपका 40 आता है कि हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम का क्रम। और आ गया बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि शैतान का नाम लिया और शैतान बिल्कुल क्या हो चुका है, हाजिर हो चुका है ना। तो यहाँ पर आपका सीधे पूर्व से पश्चिम पूछ रहा था ना, तो कंचनजंगा, इसके बीच में हमने क्या देखा, माउंट मकालू भी आपके पास आ जाएगा। फिर अच्छा ये उल्टा हो गया है ना, तो ठीक है, कंचनजंगा हो जाएगा, यहाँ पर आपका माउंट मकालू हो जाएगा, फिर एवरेस्ट हो जाएगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा। ये उल्टा पूछा ना, पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, पश्चिम से पूर्व पूछेगा तो धौलागिरी सबसे पहले आ जाएगा। ठीक, अगला कि निम्नलिखित में से तिरुवनंतपुरम से मदुरै को जोड़ता है, तो भाई अब कुछ नहीं बचा हुआ यहाँ पर, जो कुछ था वो सब हो चुका है। सैनकोटा का दर्रा मिल जाएगा। 42 आता है कि निम्नलिखित में से छोटा नागपुर का पठार का भाग नहीं है। छोटा नागपुर पठार की अगर हम बात करेंगे तो जो इसमें जो राजमहल की पहाड़ी है इसका भाग नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, पारसनाथ जो है आपका छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची चोटी, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थल या अगर आता है तो वो हो जाएगा आपका पारसनाथ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऊंचे ऊंचे शिखर में आते हैं, हम अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा में देख चुके हैं। लेकिन पूर्वी घाट में पुराने क्वेश्चन अगर कहीं पर आते हैं तो महेंद्रगिरी, लेकिन कभी अगर पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत आपको पूछा जाए और अगर वहाँ पर जिंदगढ़ा ऑप्शन में हो ना, जिंदगढ़ा, तो जिंदगढ़ा सबसे ऊंचा है ना हो अगर, तो अक्सर महेंद्रगिरी आता है। कई बार मेहनत नहीं की जाती है, पुराने क्वेश्चनों को ऐसे ही उठाया जाता है। तो अगर होगा तो प्रथम प्राथमिकता जिंदगढ़ा, ये नहीं होगा तो तब आपका महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी वही है जो समस्त दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुड़ी। लेकिन सह्याद्री की बात आएगी तो तब उत्तरी सह्याद्री में कालसुबाई जो महाराष्ट्र में, और दक्षिणी सह्याद्री में आपका मिल जाएगा कर्नाटक में कौन, कुद्रेमुख। ध्यान रखना भाई अच्छे से। ठीक है, चलेंगे
43 आता है कि निम्नलिखित में से कयाल का संबंध क्या है, तो कयाल आपका है केरल में। और केरल की अगर हम बात करें तो केरल के तट को मालाबार तट कहा गया। केरल में जो भी लेगून्स हैं, लेगून क्या होती है, अब लेगून या अनूप झील होती हैं जो कि समुद्र के पानी के स्थल भाग में प्रवेश करने से, माना हमने देखा ना चिल्का हमारे पास सबसे बड़ा लेगून है, समुद्र का पानी स्थल भाग में आ गया, यहाँ पर बैरियर बन गया, ये पानी वापस नहीं जा पाया, अंदर क्या हो, झील का निर्माण हो गया। तो इन झील को कहा जाता है लेगून। सबसे बड़ी लेगून झील या सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारे पास चिल्का आती है, ठीक है। और ऐसे ही दूसरा फिर पुलिकट वगैरह मिल जाएगा, लेकिन वेम्बनाड केरल में सबसे लंबे कयाल मिलता है, सबसे लंबी झील मिलती है अनूप झील। और वहीं के केरल या मालाबार तट के जो भी आपका इस तरीके की छोटी मोटी झील मिलती है उनको कयाल कहा जाता है। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 आता है कि ध्यान से देखना इसको, कि गुजरात का तटीय मैदान, देखो जो गुजरात का तटीय मैदान है इसको तो काठियावाड़ का मैदान कहा जाता है। काठियावाड़ का मैदान, कोंकण की बात करेंगे तो महाराष्ट्र प्लस गोवा वाला क्षेत्र हो जाएगा, है ना। और ये तो बहुत बार हमने देखा ना इस तरीके से, जैसे आपका ये भारत का क्षेत्र है माना, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका ये बन नहीं पा रहा है, इसको अगर ठीक है, चलो यहीं पर कोशिश करते हैं छोटा सा बनाने की, है ना। अब आपको थोड़ा सा देख लेना इस चीज़ को, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के फ़ोन की तो हो जाएगा। ये माना आपका भारत का पूर्वी और पश्चिमी जो तट है, सबसे ऊपर का हमने गुजरात देख लिया, उसके बाद ये देखो ये आपका महाराष्ट्र है, सबसे ऊपर से लेकर आपका गोवा, गोवा थोड़ा नीचे ऊपर बने कोई बात नहीं, यहाँ पर बीच में, इसके बीच में आपका इसको कहा जाता है क्या, कोंकण तट। गोवा से आपका यहाँ पर आपका मंगलुरु क्षेत्र, गोवा और मंगलुरु के बीच में ये क्षेत्र आपका कन्नड़ हो जाएगा, ये यहाँ पर दिया हुआ कर्नाटक वाला, ठीक है। और इसके नीचे की अगर हम बात करेंगे तो अभी हमने मालाबार देखा था ना केरल वाला, तो ये आपके पास यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे अगर हम पूर्वी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या, कृष्णा का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे दक्षिण में यानी कन्याकुमारी क्षेत्र, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा की अगर हम बात करेंगे तो इसको कहा गया आपका कोरोमंडल, ये दिया हुआ तमिलनाडु वाला वो क्षेत्र। और यहाँ पर कृष्णा गोदावरी के बीच में आपके पास क्या मिल जाएगा, गोलकुंडा तट मिल जाएगा। और गोदावरी से ऊपर आपका मिल जाएगा क्या, उत्तरी सरकार जो उड़ीसा वाला यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा समझें और बनाए भाई इन चीज़ों को, मैपिंग करके बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें। भारत में सर्वप्रथम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। भारत में जो मानसूनी वर्षा आती है वो आती है सबसे पहले केरल में जून के प्रथम सप्ताह में, जिसको कि मानसून प्रस्फोट भी कहा जाता है। और मानसून प्रस्फोट अगर इसको कहा जाता है कहाँ पर देखा अभी, केरल में, केरल के तट को अभी तो देखा है, मालाबार तट आपका कहा जाता है, ठीक। चलेंगे 46 आता है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किसने किया था, सर सिडनी बुरार्ड द्वारा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 आता है, ध्यान रखना इनका नाम कैसे भी करके, ठीक है। इन्होंने हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो अभी हमने देखा था सिंधु सतलज वाला, जो आपका पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, वो इनके द्वारा ही यहाँ पर किया जाता है। 47 है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किन पहाड़ी, तो ये आपका यहाँ पर खासी पहाड़ी में आपके पास मिल जाएगा, मेघालय की खासी पहाड़ी में आपके पास स्थित मिल जाएगा, ठीक है। इससे पहले अगर हम बात करेंगे चेरापूंजी था तो वो भी यहीं कहीं था मेघालय में। और अभी आपका सबसे आर्द्रतम स्थल आए, चाहे सबसे ज़्यादा वर्षा वाला आए, तो मौसिनराम आपके पास यहाँ पर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सिंधु नदी किन 2 श्रेणियों के मध्य बहती है, तो अभी हमने देखा था ना कि सबसे ऊपर काराकोरम थी, फिर लद्दाख थी, फिर जास्कर थी, फिर आपका शिवालिक थी, क्या थी, नहीं कुछ और था, पर ठीक है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य में आपके पास क्या मिल जाएगा, सिंधु नदी प्रवाहित होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये लद्दाख और ये आपका जास्कर आती है, इसके बीच में सिंधु नदी, उत्तर में आपका लद्दाख, नीचे जास्कर। 49 सिंधु नदी में भारत की ओर से मिलने वाली, तो ये आपका चिनाब को माना गया। चिनाब, क्वेश्चन कहीं पर सीधे सीधे ये भी है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो कहीं पर आपका उस इसी के परिप्रेक्ष्य में आता है, सिंधु के परिप्रेक्ष्य में, तो आपका चिनाब नदी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आपका 50 आता है कि कौन सी नदी बाराबंगल, तो बाराबंगल नामक ग्लेशियर की अगर हम बात करेंगे तो रावी नदी हमारे पास मिलती है, जो कि बाराबंगल में मिलती है, आपका बाराबंगल क्षेत्र मिल जाएगा। अगर हम बात करें झेलम की, तो झेलम आपका बैरीनाग के निकट शेषनाग झील से आपके पास मिल जाती है। चिनाब की बात करें तो बाड़ालाचला से मिल जाएगी, ठीक है। और सतलज की बात करें तो राकसताल, राकसताल कहाँ पर आपका मानसरोवर के निकट मिल जाएगा, वहाँ से। और अभी हम देखा सिपकिला दर्रे से भारत में क्या करती, प्रवेश करती है। नेक्स्ट अगला हमारे पास 51 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना भारत में स्थित नहीं है। देखो यहाँ पर आपका मंगला परियोजना, ये पाकिस्तान की परियोजना आ जाती है। उरी और तुलबुल, ये तो भाई बहुत बार हो चुकी हैं। उरी और तुलबुल की अगर हम बात करें तो भारत में आपका झेलम में मिल जाएंगी, ठीक है ना, झेलम के अंतर्गत मिल जाएंगी सॉरी। दुल्हस्ती, बगलिहार और एक सलाल मिलती है।
या पास हो जाएगी किस पर, चिनाब, चिनाब नदी पर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपका यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो व्यास में पोंग बांध, ठीक है, और अगर थीन बांध आता है तो ये हो जाएगा किसमें आपका, रावी नदी पर आपका मिल जाता है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट अगला। और हाँ, बाकी नाथपा झाकरी और आपका ये भाखड़ा नागल, इस सतलज पर आपके पास मिल जाते हैं। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट अगला 52। निम्नलिखित में से पंचनद की एकमात्र नदी जिसका प्रवाह केवल भारत में होता है। देखो यहाँ पर आपके पास अगर हम बात करेंगे ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका व्यास नदी ऐसे मिलती है जो कि भारत में ही फिर आपका सतलज में मिल जाती है। बाकी जो सहायक है सिंधु की ना, रावी, चिनाब, सतलज, ये पाकिस्तान में जाकर जो आपका सिंधु के संगम बनाती है सिंधु नदी से। ठीक है ना, तो ध्यान रखना भाई इन चीज़ों का। अगला कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। सांगपो की अगर हम बात करेंगे तो ये तो आपका वो हो जाएगी कौन सी, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत वगैरह क्षेत्र में। फिर जब ब्रह्मपुत्र आती है तो ब्रह्मपुत्र को जो है आपका जमुना कहा जाता है आपका बांग्लादेश में। जब जमुना और पद्मा मिलती है, कुछ समय तक तो ये पद्मा ही नाम से चलती है आगे, पद्मा, लेकिन फिर यहाँ पर इसकी सहायक एक मेघना इसमें मिलती है और तब अंत में इन सभी का नाम क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। कौन से नदी युग्म को जीवित मानव की संज्ञा, तो ये गंगा यमुना को दिया गया था उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा, फिर ये मामला रद्द हो चुका, तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने वाली चीज़ें भी नहीं रह गई हैं, लेकिन किताबों में मिल जाती है। 55 है कि किस नदी को घड़ियालों की प्राकृतिक आवास, घड़ियालों के लिए चंबल नदी, घड़ियालों का प्राकृतिक आवास वगैरह यहाँ पर माना गया। दामोदर नदी की बात कर लें थोड़ा सा, तो दामोदर नदी को इसको जैविक मरुस्थल कहा गया, अपने प्रदूषण के कारण इसको जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है, ध्यान रखेंगे। 56 आता कि निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, तो भाई पुलिकट झील मिलती है। हमने देखा ना कि दूसरी सबसे बड़ी झील है जो खारे पानी की है, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। इसी झील में आपके पास श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप यहाँ पर मिल जाता है। चिल्का सबसे बड़ी खारे पानी की हम देख चुके हैं। लोकटक, लोकटक का अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर में है और मणिपुर की लाइफलाइन लोकटक झील को कहा जाता है। इसी लोकटक में केबुल लामजाओ पहला तैरता हुआ आपके पास नेशनल पार्क मिल जाएगा, पहला तैरता हुआ स्कूल भी यहीं पर। देखो जो डल झील है ना, डल झील है आपका जे.एंड.के में, सभी को पता है डल झील सबसे बड़ी मीठे पानी की, तो आपके पास अलग मिल जाएगी कौन से आपका जे.एंड.के की आपका वुलर मिल जाएगी। ठीक है, डल झील भी आपका जे.एंड.के में, और डल झील में सबसे पहला तैरता हुआ एटीएम, अंडर वाटर वाला कोचीन में था, लेकिन तैरता हुआ झील के हिसाब से आएगा तो डल में। वेम्बनाड सबसे लंबी झील केरल में, अभी हमने देखा, और वेम्बनाड में भी आपके पास क्या मिल जाएगा, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप यहाँ पर आपका वेम्बनाड में स्थित है, जहाँ पर नौकायन वगैरह लगातार आपका देखने को मिल जाता है। 57 आता है कि निम्नलिखित में से अश्वमेलित युग में है, तो पहला है कि आपका कुंचिकल जलप्रपात, तो वाराही नदी बिल्कुल से कर्नाटक वगैरह में, हुंडरू स्वर्ण रेखा पर, दुग्धधारा ये शायद नर्मदा पर है। अब ये दूध, देखो मांडवी में दूध सागर है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना इसका। दुग्धधारा नर्मदा में, ये धुआंधार को शायद कहा गया, लेकिन अभी कंफर्म कर लेने इसको जो भी कुछ होगा। और डुडुमा आपका मुचकुंद नदी वगैरह पर आपको मिल जाता है। अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा असंगत है, सहायक नदियों की यहाँ पर बात करता है, तो गोदावरी की ना यहाँ पर आपका पेन गंगा, प्राणहिता, मंजिरा वगैरह मिल जाती है। ठीक है ना, और तेल कबिनी भाविनी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कावेरी, इसमें से ना कबिनी अभी हाल ही में पेपर में आ चुका है। ठीक है, तो रिवीजन करना है भाई, रिवीजन। और पुराने पेपरों के लिए जितना हो सकता है पुराने पेपर देखो, ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएंगे आपको साइट वगैरह पे। ठीक है, कौन सा युग्म असंगत है, बगलिहार भारत पाकिस्तान के मध्य। ठीक है, अभी हमने देखा था चिनाब पर, कोसी भारत और नेपाल के मध्य हो जाएगा, तिस्ता भारत और बांग्लादेश, तुलबुल ये भी आपका भारत और पाकिस्तान। भारत भूटान के मध्य की अगर हम बात करेंगे तो संकोश नदी पर संकोश परियोजना मिल जाएगी, और चूखा परियोजना आपका मिल जाती है। ये भारत और भूटान के मध्य आपका परियोजनाएं हैं। मतलब गंगा नदी की दाईं ओर से मिलने वाली तो भाई 3 नदियां, यमुना हो जाएगा, सोन हो जाएगा, और टोंस नदी आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल तो यहाँ पर 1 और 3 ही मिल जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर इसमें मिल जाता है। अगला चलेंगे, गांधी बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है, गांधी बांध, गांधी तो इसी का हो जाएगा ना, सीधे किसका, चंबल परियोजना का एक हिस्सा जो है आपका गांधी सागर बांध आपके पास मिल जाएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो गांधी सागर के नाम से आपका मिल जाएगा। अगला चलते हैं भाई,
निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? अब देखो जरा भारत में किसका नहीं है, तो सतलुज का मिल जाएगा। विराट स्थल में हमने देखा था शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, और ये सब हम देख चुके हैं लगभग इन चीज़ों को, है ना। हाँ, व्यास का नहीं तो व्यास आपका रोहतांग से मिल जाएगी। ठीक है। 63 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही है, ध्यान रखना इसका। यमुना की सहायक नदी कैन का उद्गम कैमूर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर क्या मिल जाएगा? बिल्कुल सही मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, शारदा या सरयू नदी घाघरा की सहायक नदी है। शारदा या सरयू जो है, अगर आप घाघरा की सहायक की बात करेंगे तो ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ पर जो आपका कैन है ना, वो आपका बांदा नामक स्थान है कोई, वहाँ पर आपका यमुना से ही मिल जाती है। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास, ध्यान से पढ़ना। वैसे जो क्या पूछ रहा है, सही उत्तर का चयन करना। मांडवी नदी, मांडवी अभी दूध सागर देखा ना इस पे, गोवा में। कालिंदी नदी एक काली नदी है। देखो उत्तराखंड में कालिंदी हम यमुना को भी कहते हैं, लेकिन कालिंदी एक काली नदी है आपका कहाँ पर? कर्नाटक में। पंबा नदी की बात करेंगे तो पंबा हो जाएगा आपका केरल में, और वैगाई हो जाएगा आपके पास तमिलनाडु में। तो भाई जो आपको सबसे पहले पता चला उसके हिसाब से देख लेते हैं। मांडवी का गोवा 4, 1 का 4, तो 1 का 4 तो 2 में है, लेकिन दूसरे की बात नहीं पता है। तीसरे मुझे लग रहा फोर्थ तो पता होना चाहिए था, और फोर्थ में भी कॉमन है। अब ऐसे क्वेश्चन होते हैं अब 50-50 वाले, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसके सही आंसर की, तो इसका सही आंसर आपके पास मिल जाएगा ऑप्शन सेकंड, क्योंकि मिला चुके हैं ना बी का 3 इस तरीके से। ठीक, अगला हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर आपका 63 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? अच्छा, 63-64 ना रिपीट हो गए थे। ऑनलाइन में तो देखने हैं इसको एक बार, ऑफलाइन हमने इसको 101, 102 करा दिया था पहले। कि व्यास नदी को हिमाचल प्रदेश की में चंद्रभागा कहा जाता है। चंद्रभागा की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये आपका चंद्रभागा जो हिमाचल में चिनाब वगैरह के नाम से आपका नदियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में भी आपके पास कोई नदी है तो ये तो आपको गलत हो जाएगा। केरल की गंगा आपका पंबा नदी थी ना अभी पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो आपके पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इनमें से कोई नहीं है, ना तो 1 सही ना तो 2 सही। अगला चलते हैं क्वेश्चन की, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है? देखो भाई आपका आकार के हिसाब से अगर आएगा तो हो जाएगा चापाकार। ज्वार नदमुखी डेल्टा है। ज्वार नदमुख को ही आपका क्या कहा जाता है? एस्चुरी कहा जाता है। भारत में जो नदियां अक्सर आपका पश्चिमी ढलान, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का ढलान है, ढलान तो पूरब की ओर है, उस ढलान के विपरीत जो बहती है मुख्य रूप से हमारे पास कौन सी? नर्मदा व ताप्ती नदियां। ये नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्या करती हैं? ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पंजाकार आता है कि मिसिसिपी नदी का डेल्टा पक्षी के पाद यानी पैर के आकार का या पंजाकार प्रकार का मिल जाएगा। हमारे पास एक परित्यक्त डेल्टा मिलता है विश्व भर में, परित्यक्त डेल्टा की अगर हम बात करेंगे तो ये मिल जाएगा किसका? वांगहो नदी का डेल्टा मिल जाएगा। ये सारा का सारा आपका आकार के हिसाब से सिंपल सा आएगा क्वेश्चन कि डेल्टा का आकार क्या होता है? तो डेल्टा का आकार होता है त्रिभुजाकार। ठीक है, जैसे माना ये भारत की नदियों की अगर मैं बात करूँ तो भारत की नदी कोई आ रही है, जैसे माना कृष्णा नदी आ रही है तो वो आपका अनुक्षेप लेके इस तरीके से बह रही है, इस तरीके से उसने जमाव किया उस क्षेत्र का, तो ये उससे प्रभावित है। एक त्रिभुजाकार प्रकार का डेल्टा ही आपका बनता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर और बात करेंगे थोड़ा सा तो ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन आता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र, ये तो सबसे बड़ा डेल्टा है विश्व भर। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र और मिसिसिपी का डेल्टा विकास के आधार पर, तो विकास के आधार पर दोनों के दोनों फिर क्या मिल जाएंगे? प्रगतिशील डेल्टा कहा जाता है दोनों को। ठीक, अगर चलते हैं 65 निम्नलिखित में से फूलों की बौछार, तो फूलों की बौछार ना इसको कहा गया किसको? चेरी ब्लॉसम या इसी को चेरी ब्लॉसम को क्या कहा जाता है? कॉफी वर्षा कहा जाता है। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपका केरल में। बाकी पश्चिम बंगाल में अभी शायद आगे प्रश्न भी है तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास काल वैसाखी। ठीक है ना, तो ये काल वैसाखी आ जाएगा आपका कहाँ पर? आपका पश्चिम बंगाल क्षेत्र में मिल जाएगा। ठीक, पूर्वी भारत में कभी कभार नार्वेस्टर, देखो वैसे तो मूल रूप से अगर नार्वेस्टर की अगर हम बात करेंगे तो नार्वेस्टर न्यूजीलैंड की स्थानीय पौने मिलती है, लेकिन भारतीय परिप्रेक्ष्य में नार्वेस्टर पूर्वी क्षेत्र या फिर कभी कभार छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र भी आपको मिल जाएगा। अगला आता है बारदोली छीड़ा, तो ये भी एक प्रकार का आपका क्या? मौसम संबंधी परिघटनाएं वगैरह मिल जाती है जो नॉर्थ ईस्ट, और यहाँ पर तो एकमात्र है नॉर्थ ईस्ट का, असम में आपके पास मिल जाएगा।
अगला है भाई कि आपका कौन सा एक विकल्प सही है। अल नीनो और ला नीनो दो कंडीशन होती हैं जहां पर आपका क्या होता है कि जो मानसून पर जो आपका समुद्री ताप वगैरह से संबंधित ये चीज़ें आपके पास मिल जाती हैं, तो कहीं ना कहीं भारत को प्रभावित वगैरह करते भारतीय मानसून को। अगर जिस बार अल नीनो का प्रभाव ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या हो जाता है कि भारत में मानसून क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जो आपका आर्द्र हवाएं आती हैं, इतनी आर्द्र नहीं, वो शुष्क हवाओं में बदल जाती हैं चीज़ें, ठीक है। और इसी के विपरीत ला लेना, तो दोनों के दोनों यहाँ पर भी सही है। बस रट लेना जो लोग आपका नए नए फिलहाल रटना है भाई, बस रटने का काम करना है। अगला कि शीतोष्ण कटिबंध चक्रवातों की उत्पत्ति भारत में कहाँ से होती है, तो ये आपका भारत में मिल जाएगा भूमध्य सागर से। यानी मैं इनकी अगर बात करूँ तो ये आपका पता कौन सी चीज़ें हैं जो हम उत्तरी भारत में कहते हैं ना, किसके द्वारा, कि पश्चिमी विक्षोभ द्वारा वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ ना, ये आपका यही मिल जाएगा, ठीक। शीतकाल में वर्षा करता है उत्तर भारत में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक इस प्रकार की जलवायु AW प्रकार की सबसे अधिक मात्रा में भारत की जो जलवायु है वो मिलती है। अलग अलग विभाजन वहाँ पर आपके पास मिल जाएगा कोपेन का, शायद आप लोगों ने ये NCERT वगैरह में तो पढ़ा ही होगा भाई, जो लोग स्कूल से आए हैं। 71 है कि महावट या इसी को महावट या कहीं पर आपका महावत भी कहा गया है, ठीक है। ये जो है ना कि शीतकाल में होने वाली वर्षा होती है। शीतकाल में जो वर्षा होती है फसलों की अगर हम बात करेंगे तो रबी की फसलें उस समय होती हैं, और रबी की फसलों में यहाँ पर महत्वपूर्ण कौन है, गेहूँ मिल जाएगा। कभी कभार आता है कि महावट केवल क्यों राजस्थान में इसको कहा जाता है, बाकी तो बारिश होती रहती है आपका उत्तरी भारत में। और वही अभी हमने पिछले पेपर में देखा पश्चिमी विक्षोभ उसी के द्वारा होती है। मानसून का प्रत्यावर्तन काल लौटता मानसून, तो लौटता नवंबर दिसंबर में लौटता है। क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में तमिलनाडु में बारिश या बाढ़ आने का कारण क्या है, तो वो आपके पास क्या मिल जाएगा, लौटता मानसून, प्रत्यावर्ती मानसून, ठीक है, या उत्तर पूर्वी मानसून इसको कहा जाता है। 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प से उत्तर भारत के मैदान में मानसून विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरे पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्ण चक्रवातों का आना ना, जो पवनें हैं पवनों का तट के समांतर बहने से, पवनों का तट के समांतर बहने से क्या होता है, पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद मानसून के हटने से है, मतलब इस तरीके से, ठीक है। तो यह पास हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या है, एक सही था, दूसरा तो आपका गलत मिल जाएगा। अगला चलेंगे आपका 74 की निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर ना, अभी तो हमने देखा ना पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन नहीं बल्कि किससे है, आपका भूमध्य सागर से। भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी से संबंधित मिल जाएगा। और इनका प्रवेश जेट विमान जो आते हैं ना उनसे प्रभावित होती है, और इसको जेट तरंगे भी इसको कहा जाता है। तो केवल 2 है जो इसका क्या है, सही विकल्प आपको मिल जाता है। 75 आता है कौन सा कथन असत्य है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। काली मिट्टी का काला रंग लोहे के तत्वों के कारण, ये भी बिल्कुल सही है। या फिर आपका जीवांश वगैरह भी यहाँ पर आपका मिलता है, ठीक है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। और काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में, देखो अगर हम यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे ना, मुख्य रूप से काली नदी की अगर हम बात करेंगे तो काली नदी सबसे ज़्यादा आपका महाराष्ट्र गुजरात यानी जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है वहाँ पर मिलती है। उस आधार पर इसका 4th वाला आंसर हो जाएगा। लेकिन 2nd वाला भी ध्यान रखना कि ठीक है, काला रंग वैसे आपका जीवांश, जीवों का अंश वगैरह जो होता है ना, ह्यूमस वगैरह जो हम बोलते हैं, तो उसके कारण होता है। लेकिन फिलहाल जो सटीक है तो ये आपका हिमालय में तो ज़्यादा कुछ मिलती नहीं, तो 4th इसका आंसर माना गया है। 76 है कि भारत में उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में किस मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये आपका लेटराइट मिट्टी बनती है। लेटराइट आपके पास भारत में अगर हम बात करें चाय कॉफ़ी वगैरह के लिए आपका ये मिट्टी क्या है, आपका काफ़ी प्रसिद्ध मिलती है, ठीक है। बाकी तो आपको पता है कि जलोढ़ तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़, शायद आगे क्वेश्चन भी है तो सीक्वेंस वाला। हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर भारत में मिट्टियों के सही अवरोही घटता है, यानी सबसे ज़्यादा कौन से, उसके बाद तो सबसे ज़्यादा मिल जाएगी जलोढ़। 2 में जलोढ़ है। जलोढ़ की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके पास मिल जाएगा 42%। फिर लाल मिट्टी आती है भाई, तो लाल हो जाएगा आपका 18%, 15% काली, और फिर लेटराइट आपके पास कुछ परसेंट आपके पास मिल जाती है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़। जलोढ़ की बात करेंगे तो जलोढ़ भी 2 भागों में, नई जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ मिल जाती है। नई को आपका यहाँ पर क्या है, खादर कहा जाता है, और पुरानी को बांगर कहा जाता है। सबसे उपजाऊ में आपका खादर मिल जाती है। यहाँ से भी प्रश्न आपका बने हुए हैं। 78 आता है कि निम्नलिखित में से मृदा को वैश्विक स्तर पर किस मृदा को उष्णकटिबंधीय चारनोजम कहा जाता है। एक क्वेश्चन बना था वो आपका गलत हो गया था टाइपिंग यहाँ पर, लेकिन फिर इसको चेंज कर दिया गया। रेगुर यानी जो काली मिट्टी है ना उसको उष्णकटिबंधीय चारनोजम कहा जाता है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भाई।
79 है कि निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, तो लेटराइट आपका सबसे ज्यादा कहां पर, आपका केरल क्षेत्र। मैंने कहा ना चाय कॉफी वगैरह के लिए, तो आपका ये वाला क्षेत्र मुख्य मिल जाएगा। अगला है कि कौन सा सही सुमेलित है, ध्यान से देखना। नामचा बरवा, ये तो अभी हमने किस में देखा था भाई, असम हिमालय में देखा था। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में। नौकरेक, नौकरेक भी सिक्किम हिमालय में नहीं मिलेगा। नौकरेक अगर हम राज्यों की बात करेंगे ना, तो नौकरेक आपके पास किस में मिल जाएगा, आपका नौकरेक आपका मिलता है नौकरेक मेघालय में। यहाँ पर आपका कोई राष्ट्रीय पार्क वगैरह भी है ना, तो मेघालय में। हिमालय की बात करें तो असम हिमालय में ना, सिक्किम तो है भी नहीं इधर, और सिक्किम में तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। तो केवल दूसरा सही था, सही सुमेलित है केवल 2, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर इसका आंसर मिल जाता है। अगला ये क्या से चलते हैं कि पार्वती, अच्छा घाटियों की बात कर रही है, पार्वती घाटी मिल जाएगा आपका सिक्किम में, बिल्कुल। औराकू घाटी, लद्दाख नहीं, औराकू घाटी, अरकू घाटी मिलती है आपका कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। शांत घाटी, अच्छा सही सुमेलित है, ठीक है। पार्वती भी आपके पास हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ये यहाँ पर हो गया। शांत घाटी की बात करेंगे तो शांत घाटी जाएगा आपका केरल में। तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही यहाँ पर आपका विकल्प हो जाता है, ठीक है। चलिए जरा अगला फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। चांगला लद्दाख, ठीक है, रोहतांग हिमाचल, बोमडीला अरुणाचल, सेला, सेला दर्रा भी अरुणाचल में मिलता है। तो ये तो बहुत आसान था, उत्तराखंड में कहीं सेला वगैरह मिलता भी नहीं है, ठीक है। मुलिंगला, थांगला, सांग चोकला वगैरह मिलते हैं। लाला की अगर हम बात करेंगे, कौन सा पठार अरावली विंध्याचल, ये भी हम देख चुके हैं भाई, मालवा का पठार मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती, प्रवाल भित्ति या जो आपका हमने देखा ना कि जो बैरियर बनते हैं, रीफ, कोरल रीफ वगैरह, तो आपका मन्नार की खाड़ी, कच्छ और लक्षद्वीप में मिल जाते हैं। लक्षद्वीप तो अधिकतर द्वीप जो है इसी से बने। कैम्बे, और कैम्बे कौन सी है, कैम्बे खंभात है, खंभात की खाड़ी कैम्बे, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर प्रवाल भित्ति से निर्मित ये नहीं मिलता है। हालांकि सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप तो आप सभी को पता है कि भारत में अगर हम बात करें सर्वाधिक आबादी वाला मिल जाएगा सालसेट द्वीप, जिस पर मुंबई बसा हुआ है। माजुली की बात करेंगे तो माजुली विश्व भर में सबसे बड़ा नदी द्वीप है, सबसे बड़ा नदी द्वीप मिल जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। अंडमान में अगर हम बात करेंगे किसकी, मध्य अंडमान की, मध्य अंडमान की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा द्वीप मिल जाएगा। विश्व के आधार पर हम देख चुके हैं, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप समूह, इंडोनेशिया। अगर इससे पहले सॉल्यूशन देखें तो देखो इन चीज़ों को, आंड्रेट मिल जाएगा लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे जो बड़ा द्वीप मिलता है वो आपका आंड्रेट मिल जाएगा। अगला चलेंगे भाई आपका 86 में, निम्नलिखित में से कौन सा बालसन का उदाहरण है। बालसन, देखो जो बालसन होता है ना, मुख्य रूप से मिलता है कि जो आपका रेतीले मैदान होते हैं, तो रेतीले मैदानों के मध्य में जो आपका जल वगैरह होता है या फिर आपका जो झील वगैरह होती है उसको यहाँ पर आपका बालकन कहा जाता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से तो सबसे बड़ी सांभर वगैरह को माना गया, पता नहीं अब डीडवाना को क्यों नहीं है। सांभर सबसे अधिक खारे पानी की झील है, सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का, सर्वाधिक खारा पानी आपका सांभर। चोलामू, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलामू मिल जाएगा सिक्किम में। 87 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करेंगे तो जीबी पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर मिल जाएगा, जो कि यूपी में रिहंद बांध का हिस्सा है, रिहंद बांध का जलाशय है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील तो अभी हमने देख चुके हैं, ये आपका चोलामू हो जाएगी। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित झील लोनार, ये आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में ज्वालामुखी उद्गार से। और दूसरी सबसे बड़ी भी हम देख चुके हैं, बेमना तो सबसे लंबी थी, दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी थी, पुलिकट मिलती है, लेगून। और सबसे पहले तो आपका चिल्का आपको पता है, लेगून, इसकी पुलिकट की भी हम बात करेंगे, श्रीहरिकोटा द्वीप इसमें है, और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मध्य आपका स्थित मिल जाती है। 88 के निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल के साथ सही सुमेलित है। झेलम, शेषनाग, शेषनाग बेरीनाग, ठीक है। साबरमती, ये आंसर हो जाएगा, साबरमती जो है ना ये ढेबर झील से निकलती है, ठीक है भाई। चलेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर आपका 89। माही भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है ना, माही नहीं है वो है लूनी नदी। रिवर ऑफ एफिमेरल भी इसको कहा जाता है, जो आपका रेतीले मैदान में बहते बहते खुद ही क्या हो जाती है, बीच ही बीच में समाप्त हो जाती है। बनास संपूर्ण राजस्थान में, नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, नर्मदा ताप्ती, और कोसी नदी देश के गहरे खड्डा, यहाँ पर भी आपका चंबल मिल जाएगी। सबसे गहरे खड्डों का निर्माण चंबल के द्वारा मिल जाएगा, ये गलत है और बाकी तो आपका सही है। अच्छा पहले भी गलत है, सही कौन सा है तो 2 और 3, ऑप्शन नंबर सेकेंड।
अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 90 के लक्षद्वीप समूह का वह कौन सा द्वीप है जहां मनुष्य निवास नहीं करता। मनुष्य निवास नहीं करते या पिटली, लेकिन पिटली में क्या मिलता है ना, यहाँ पर आपका एक पक्षी विहार है, ठीक है। इसमें से अगर हम अगाती की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या मिल जाएगा, अगाती में हवाई अड्डा मिल जाता है। आंडेड सबसे बड़ा द्वीप हमने यहाँ का देख लिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम प्रणाली है। नवीनतम चट्टान प्रणाली की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा आपका गोंडवाना। सबसे पहले की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाती है आर्कियन समूह, उसके बाद मिल जाएगा आपका धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्या, फिर आपका गोंडवाना और फिर दक्कन ट्रेप आपके पास मिल जाएगा, यानी जो आपका दक्षिणी भारत की जो पठारी भाग आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना भाई, ये सीक्वेंस है। अब शुरू से मैं बता रहा था तो ये सीक्वेंस के हिसाब से ध्यान रखना। नाइडो कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है। जैमू सिक्किम में, हमने देखा था ना सिक्किम में जो जैमू है ये आपका कंचनजंगा का हिस्सा है। त्रिशूल मिल जाएगा, चमोली में आंसर हो जाएगा सारा उमगा, ये वैसे दर्रे के नाम से भी मिलता है एचपी में। और कोलाहाई की बात करें तो कोलाहाई आपका जैन के क्षेत्र में मिल जाएगा। 93 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सही विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में सही विकल्प, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढलान वाली चोटी राकापोसी, बिल्कुल सही है। और राकापोसी काराकोरम नहीं, राकापोसी किसे मिल जाएगी, लद्दाख श्रेणी में मिल जाएगी, ठीक है। तो कथन एक सही है और दो इसका गलत है, तो केवल कथन एक सही यहाँ पर मिल जाएगा। अगला चलेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बुंजी नामक स्थान में भारत के गहरे खड्ड सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आपका सिंधु नदी भी आपके पास मिल जाती है जो गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। अगला आता है कि कौन सी घाटियां हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। तो पार्वती घाटी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। कांगड़ा घाटी हो जाएगा। चुंबी घाटी की अगर हम बात करेंगे तो चुंबी घाटी आपका कहाँ पर, सिक्किम में मिल जाएगी। और मरखा या मुरखा आपके पास आ जाए कहाँ पर, लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है। तो एक और दो आंसर मिल जाएंगे भाई, ठीक है। एक और दो, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में इसका आंसर मिल जाता है। अगला आता है कि धौलागिरी और गोसाईनाथ श्रेणी। अब देखिए धौलागिरी, अभी हमने जो सीक्वेंस देखा ना, सबसे ज़्यादा धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, फिर आपका एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, तो सारे के सारे कहाँ पर था आपका, नेपाल हिमालय में आपके पास मिल जाता है। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन असम हिमालय के संबंध में से, असम हिमालय, ठीक है। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र में बताया था ना, तीस्ता और ध्यांग आएगा, ब्रह्मपुत्र आएगा, एक ही चीज़ है, 720। अच्छा, सबसे लंबा नेपाल वाला है और सबसे छोटा कुमाऊं हिमालय, ये भी ध्यान रखना। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेशों में, ठीक है। और मकालू, अन्नपूर्णा, हिमालय की चोटियाँ किसकी, असम की ना। ये अभी तो देखा था, ये तो बहुत अब हो चुका है ना। देखो यही तो होता टॉपिक में, बार बार चीजें रिवीजन हो जाती है। एक और दो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा, बस ध्यान रखना। अगला चलेंगे, सतपुड़ा श्रेणी के संबंध में सही कथन का चयन करना। सतपुड़ा श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत नहीं है, क्यों नहीं है भाई। भारत में हमने देखा अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव, इसमें आपका यहाँ पर नर्मदा और यहाँ पर आपका ताप्ती नदी बहती है ना भ्रंश घाटी में। तो यहाँ पर आपका विंध्याचल और सतपुड़ा, इनको ना ब्लॉक पर्वत कहा गया। और सतपुड़ा तो बिल्कुल है, या दक्कन के पठार का हिस्सा है। कौन, सतपुड़ा श्रेणी दक्कन के पठार का हिस्सा है। चलो ठीक है। पंचमढ़ी से धूपगढ़ी इसकी सर्वोच्च चोटी, 2 और 3 इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर थर्ड में। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 99 की पश्चिमी घाट के संबंध में। पश्चिमी घाट को कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा में सह्याद्री, ठीक है ना, लेकिन केरल वाला सह्याद्री नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सह्याद्री की उत्तरी चोटी हमने कालसुबाई सबसे ऊंची, दक्षिण में कुद्रेमुख देख चुके हैं। पश्चिमी घाट ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरद्वीप, ठीक है, ये भी चलो। पश्चिमी घाट में औसत ऊंचाई 1200 मीटर, तो कुल मिलाकर 1, 2, 3 यहाँ पर इसके आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न भाई इस पेपर का है, और ये प्रश्न अब मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि ये हो चुका है ना सब। अच्छा हाँ, सबसे दक्षिण में आपके पास ये भी आपका सैनकोटा मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं लगा होगा, लेकिन थोड़ा अभी भी लग रहा होगा यार क्या क्या था। इस पेपर को देखो, अब बहुत सारे लोग कहते हैं सर याद नहीं हो रहा है, बहुत पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा। यार किसी एक चीज़ को 10 बार पढ़ लो, कैसे याद नहीं होता फिर बताना आप। इस पेपर को अगर इस वीडियो को ज़्यादा नहीं 4 बार आप देखो, वो जब डॉक्टरी कोर्स होता है ना तो एक दवाई से कुछ नहीं होता। एक बार खा के 1 डोज खा दिया आपने, बिल्कुल चकाचक हो जाओ। पूरा कोर्स 3 दिन की दवाई होती है, कभी 5 दिन की होती है, फिर आ जाना। लेकिन हम 3 दिन में मस्त हो गए, हम बोलते हैं कि अब नहीं आएंगे हम। हाँ तो ठीक तो हो गया, मैं तो स्वास्थ्य ठीक, तो थोड़ा खांसी हो रही, चल जाएगा। लेकिन वो चीज़ बिगड़ जाती है। और ऐसे ही पढ़ाई में भी है, अगर आप सोचोगे 2 बार पढ़ लेना हो गया मुझे याद, बहुत गलत फहमी है, ध्यान रखना। देखना पड़ेगा बार बार, है ना। तो कम से कम 4-5 बार वीडियो को देखो, क्या एक नेट ही तो जा रहा है आपका डाटा वगैरह,
ठीक है, सामने पेपर है, सब कुछ झोंक दो बस, अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। फिजिकल टेस्ट जो भी आपका हो गया, खासतौर पे कांस्टेबल वाले, अब सभी चीज़ें आपके हाथ में। फिजिकल में आपने बोल दिया कि ना जी बॉल गीली थी, ना जी थोड़ा सा फाउल हो गया, ठीक है, तो वो चीज़ें ठीक है, अब हो गया, लेकिन अब मेन चीज़ क्या है, पढ़ाई, वो आपके हाथ में। जितना हो सके चीज़ों को रटो, ठीक है। चलो, तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।